हेलो एवरीवन। बीएससी थर्ड ईयर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम बीएससी थर्ड ईयर की पिछली क्लासों में बात कर रहे थे आपके यूनिट सेकंड की, जिसमें हमने जॉन टेलर इफ़ेक्ट वगैरह के बारे में विस्तार से चर्चा की और उसके पश्चात संकुल यौगिकों के रंग व स्पेक्ट्रम की भी हमने व्याख्या पिछली क्लास में की है, जिसमें डीडी संक्रमण तक हम चर्चा कर चुके थे। लेकिन मैं आज एक बार पुनः आपको यहाँ से ही रिवाइज करवा देता हूँ, क्योंकि डीडी संक्रमण और चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा जो है दोनों एक साथ ही इनको स्टडी करें और एक साथ ही पूछे जाते हैं कई बार एग्ज़ाम में। तो देखिए, जो आज का टॉपिक है अपना वो है संकुल यौगिकों के रंग, स्पेक्ट्रम और ज्यामिति की व्याख्या, या हम इसे कह सकते हैं एप्लीकेशंस ऑफ सीएफटी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अभिग्रहित के नाम से भी इसे हम जानते हैं। क्या बेटा? ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अभिग्रहित। देखो, क्रिस्टल शब्द सिद्धांत या सीएफटी के आधार पर संकुल यौगिकों की ज्यामिति, रंग व स्पेक्ट्रम तथा चुंबकीय गुणों की व्याख्या आसानी से की जा सकती है। ठीक है। संक्रमण धातु संकुलों में रंग प्रमुख दो कारणों से होता है। किन किन से होता है? दो कारणों से, जिसकी व्याख्या हम सीएफटी के आधार पर कर सकते हैं, या जिनकी व्याख्या सीएफटी के आधार पर की जा सकती है। ठीक है। तो पहला जो है मुख्य कारण या जो पहला बिंदु है वो है आपका डीडी संक्रमण और दूसरा है सीटीएस। यह है डीडी ट्रांजिशन और यह है चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा या आवेश स्थानांतरण संकुल। हम यहाँ एक एक की बात करेंगे। सबसे पहले हम डीडी संक्रमण की बात करेंगे। डीडी संक्रमण का तात्पर्य क्या है कि डी कक्षक से डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है, उसे हम डीडी संक्रमण कहते हैं। देखिए, सबसे पहला आपका बिंदु है डीडी संक्रमण या डीडी ट्रांजिशन। जब केंद्रीय धातु परमाणु पर लिगेंड आक्रमण करते हैं तो धातु के समान ऊर्जा वाले डी कक्षकों का विभाजन, जिसे हम बोलते हैं स्प्लिटिंग हो जाना, है ना, स्प्लिटिंग होना, विभाजन हो जाता है, जिनमें T2G कक्षक कम ऊर्जा वाले तथा EG कक्षक उच्च ऊर्जा वाले हो जाते हैं। हमने कहा कि जब लिगेंड का आक्रमण होता है तो डी कक्षकों का विपाटन होता है। अष्टफल के क्षेत्र में किस प्रकार से होता है कि T2G कक्षकों की ऊर्जा कम हो जाती है और EG कक्षकों की ऊर्जा अधिक हो जाती है। इस प्रकार डी कक्षकों की ऊर्जा में अंतर आ जाता है। ऐसी स्थिति में यदि कोई इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर T2G से उच्च ऊर्जा वाले EG कक्षक में जाता है तो वह इलेक्ट्रॉन पराबैंगनी अथवा दृश्य क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र, या तो पराबैंगनी किरणें हो या विजिबल रीजन में ऊर्जा का अवशोषण करता है। इसी कारण वह संकुल रंगीन, दैट मीन कलर्ड दिखाई देता है। जैसे हमने यहाँ पर उदाहरण लिया है एक, जो है TiH2O6 एंड चार्ज +3 हेक्सा है एक्वा टाइटेनियम थर्ड आयन जो आपका है। इसको जो है उदाहरण लेके हम समझते हैं कि यहाँ पर टाइटेनियम आपका केंद्रीय धातु परमाणु है। केंद्रीय धातु परमाणु होने के साथ साथ अब देखते हैं इस पर इसका जो है ऑक्सीडेशन नंबर कितना है। तो इसको हमने X मान लिया। वाटर आपका जो है न्यूट्रल लिगेंड है तो +0 इक्वल टू एंटाइटी, मतलब आपकी स्पीशीज पर चार्ज कितना है +3, तो +3 आपका इधर आ गया। जब हम X और 0 को प्लस करेंगे तो X इक्वल टू +3, तो आपका टाइटेनियम का चार्ज क्या हो गया +3, मतलब टाइटेनियम जो है आपका +3 ऑक्सीकरण अवस्था में उपस्थित है। देखिए, यहाँ पर टाइटेनियम का जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इसका परमाणु क्रमांक 22 होता है और सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है आर्गन 3d2 एंड 4s2। ठीक है। अब यहाँ पर यदि ये जो है +3 ऑक्सीकरण अवस्था में आएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन तो S के निकले और 1 इलेक्ट्रॉन D का निकले। तो हम देखते हैं यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन निकलने के पश्चात टाइटेनियम +3 आयन बनता है आपका, और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो 3d1 एंड 4s0। तो हमारे पास ओवरऑल D कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? ओनली 1 इलेक्ट्रॉन हमारे पास हैं। तो देखा, हम इसका ग्राफिकल जो है चित्र बनाकर इसको समझते हैं। वैसे मैं पिछली क्लास में इस पर चर्चा कर चुका हूँ, फिर भी मैं इसको एक बार आपके समझने की दृष्टि से बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पर हमने क्या किया, ये आपके टाइटेनियम +3 आयन के समान ऊर्जा वाले 5D कक्षक हैं जो D1 कॉन्फ़िगरेशन है। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है जिसमें DXY, DYZ, DZX एंड DX2Y2 एंड DZ2 5 ऑर्बिटल आपके हैं डीप कोर्स के, जिसमें से आपका एक इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है। जब इसकी स्प्लिटिंग हुई प्रकाश की अनुपस्थिति में, जब स्प्लिटिंग होगी
तो प्रकाश की अनुपस्थिति में जब लिगेंड आक्रमण करेंगे तो स्प्लिटिंग होगी इसकी Eg एंड T2G कक्षक में, और T2G में स्प्लिटिंग होने के पश्चात जो एक इलेक्ट्रॉन है इसका वापस से भरेंगे हम, तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहाँ जाएगा, जिन कक्षकों की ऊर्जा कम है, तो यहाँ पर इसकी औसत ऊर्जा से T2G की ऊर्जा कम है तो इसमें यह चला गया। ये तो हुई प्रकाश की अनुपस्थिति की बात। लेकिन यदि हम इसे दृश्य प्रकाश के संपर्क में लाते हैं या पराबैंगनी किरणों के संपर्क में लाते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऊर्जा ग्रहण करता है, ये प्रकाश की उपस्थिति में, तो ये ऊर्जा ग्रहण करके और सीधा ट्रांजिस्ट होकर कहाँ पहुँच जाता है बेटा, ये Eg कक्षक में पहुँच जाता है, जो उच्च ऊर्जा वाले आपका कक्षक है। लेकिन हम जानते हैं कि उच्च ऊर्जा वाले कक्षक में ये इलेक्ट्रॉन तो पहुंच तो गया है और ये भी डी कक्षक है, ये भी डी कक्षक है, तो डी से डी में गया, इसलिए इस संक्रमण को क्या बोलते हैं हम, डी संक्रमण को क्या बोलते हैं, डी संक्रमण, डी ट्रांजिशन, ठीक है। लेकिन अब बात यहाँ ये है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है आपका, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हायर ऊर्जा स्टेट में है और हायर ऊर्जा स्टेट में होने के कारण ये कम स्थायी होता है और कम स्थायी होने के कारण ये अपने स्थायित्व की ओर पुनः गमन करेगा और स्थायित्व तो कहाँ मिलेगा, जहाँ ऊर्जा कम होगी। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन वापस निम्न ऊर्जा स्तर की ओर जो है आएगा और यहाँ उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर की ओर आएगा, तो ये ऊर्जा का क्या करेगा, ये ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, एमिशन ऑफ एनर्जी, ये ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा और जो ऊर्जा का यह उत्सर्जन करता है वही ऊर्जा हमें रंग के रूप में दिखाई देती है। देखें यहाँ पर हमने इसको लिख लेते हैं। टाइटेनियम हेक्सा एक्वा +3 आयन में केंद्रीय धातु परमाणु टाइटेनियम +3 ऑक्सीकरण अवस्था में होता है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d1 होता है, अर्थात एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है जो दृश्य तथा पराबैंगनी विकिरणों से ऊर्जा अवशोषित करके निम्न ऊर्जा स्तर T2G से उच्च ऊर्जा, कौन सा है उच्च ऊर्जा वाला आपका, Eg कक्षक में स्थानांतरित हो जाता है, परंतु Eg कक्षक की ऊर्जा अधिक होने के कारण यह अस्थायी होता है। इसलिए Eg कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पुनः ऊर्जा का उत्सर्जन करते हुए Eg कक्षक से T2G कक्षक में स्थानांतरित हो जाता है। इस संक्रमण में जो है उत्सर्जित हुई ऊर्जा प्रकाश विकिरणों के रूप में होती है, जो तरंगदैर्घ्य किसके अनुसार, तरंगदैर्घ्य के अनुसार रंग प्रदर्शित करती है और हमें जो संकुल अपने होते हैं वो रंगीन दिखाई देते हैं या कलर्ड दिखाई देते हैं। ये बात हुई आपकी किसकी, जो है डी संक्रमण की। अब डी संक्रमण के पश्चात जो है अपना आता है वो है चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा, CTS। अब CTS की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी, CTS की आवश्यकता यूँ पड़ी कि ऐसे कई सारे अपने पास उदाहरण हैं, जैसे D0, D9, D10 जो स्पीसीज होती है, इनमें डी संक्रमण पॉसिबल नहीं है, फिर भी इनके कुछ जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो कलर्ड होते हैं, तो इनकी व्याख्या डी संक्रमण के द्वारा नहीं की जा सकती। तो इन सब की व्याख्या करने के लिए, इनके कलर फिनोमेना को समझाने के लिए हमें चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा की आवश्यकता पड़ी और चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा ने हमें ये समझाया कि जिनका जो है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ना होते हुए भी उनमें कलर होते हैं या कलर शो करते हैं, तो वो कैसे करते हैं। तो अपना आज का जो मुख्य पॉइंट है वो है अब अगले इसमें CTS, चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा या आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा। देखिए D0, D9, D10 एवं दुर्बल लिगेंड फील्ड में, किसमें ये पॉइंट ध्यान देने योग्य हैं, दुर्बल लिगेंड फील्ड में D5 आदि विन्यासों में डी संक्रमण संभव नहीं है, किंतु फिर भी इन विन्यासों युक्त संक्रमण धातुओं में संकुल रंगीन होते हैं, कलर्ड होते हैं। इसकी व्याख्या करने के लिए माना जाता है कि दृश्य क्षेत्र में अवशोषण कर धातु के इलेक्ट्रॉन लिगेंड में, किसके, धातु के इलेक्ट्रॉन लिगेंड में अथवा लिगेंड के इलेक्ट्रॉन धातु के रिक्त डी कक्षकों में संक्रमण करते हैं। तो ये बेटा ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये समझ में आ गया तो कुछ भी नहीं है इस पॉइंट में। रिक्त डी कक्षकों में संक्रमण करते हैं। इस प्रकार के संक्रमणों को ही आवेश स्थानांतरण या चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह भी 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बेटा चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा? ये 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार कौन कौन से हैं? देखो, आपका चार्ज लिगेंड से मेटल में जा सकता है और मेटल से लिगेंड में आ सकता है। समझ में आई बात? तो आपके 2 प्रकार के यहाँ पर ये होते हैं चार्ज ट्रांसफ़र।
देखो सबसे पहला LMCT और दूसरा है MLCT। तो केवल नाम वही है, उल्टा पुल्टा हो रहा है कि LM पहले आ गया और यहाँ ML हो गया। तो LMCT का मतलब क्या है, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफ़र। देखिए आप, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफ़र। और दूसरे में क्या हो गया, कई बार इन दोनों फॉर्म की जो है फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछी हुई है छोटे क्वेश्चंस के रूप में, इसलिए मैंने फुल फॉर्म भी आपको लिख के दिए यहाँ पर। MLCT मतलब मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफ़र, है ना, ये समझ में आया। अब हम बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट की, LMCT की। तो देखिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पर पहला जो अपना पॉइंट है LMCT, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफ़र की। अब यहाँ पर देखो, यह संक्रमण D0 विन्यास युक्त धातु आयनों के संकुलों में संपन्न होता है। यह महत्वपूर्ण बात है। किसमें होता है बेटा, ये D0 जिसका विन्यास है, यह संक्रमण D0 विन्यास युक्त धातु आयनों के संकुलों में संपन्न होता है। तो यहाँ पर धातु आयन के जो हैं ऑर्बिटल पूर्णतः रिक्त होने चाहिए और लिगेंड के भरे हुए होने चाहिए। देखो यहाँ पर मैं बात करता हूँ, हमेशा निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा में आपका इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो यहाँ ये लिगेंड के भरे हुए डी कक्षा के किसके हैं, हमने क्या कहा, लिगेंड टू मेटल। तो भरे हुए किसके रहेंगे, लिगेंड से मेटल में जा रहे हैं, तो ये लिगेंड के भरे हुए कक्षक। और थोड़ा इससे उच्च ऊर्जा पर, ये देखो मैंने एनर्जी लेवल दिया है बढ़ते हुए क्रम में, ये एनर्जी का लोअर एनर्जी लेवल है, ये हायर एनर्जी लेवल है। ऊपर जा रहे हैं हम, एनर्जी का मान बढ़ रहा है। तो देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ कब जाएगा, जब हम उसे फोटोन के रूप में या ऊर्जा दे hν, या हमने प्लस एप्सिलॉन लिखा हुआ है, ये है आपका एनर्जी हम दे रहे हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएगा एक चार्ज के रूप में। क्या हो रहा है, चार्ज का ट्रांसफ़र हो रहा है यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन के रूप में। तो ये इलेक्ट्रॉन ऊर्जा पाकर यहाँ से यहाँ जाएगा, किस में जाएगा, धातु आयन के रिक्त d ऑर्बिटल में, जिसका विन्यास D0 हो सकता है, D0 होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं। देखें यहाँ पर, किसी संकुल में यदि लिगेंड के इलेक्ट्रॉन युक्त कक्षक तथा धातु के रिक्त डी कक्षक के मध्य ऊर्जा अंतराल दृश्य क्षेत्र से संबंधित हो तो उपयुक्त इलेक्ट्रॉन फोटोन का अवशोषण कर धातु के रिक्त डी कक्षकों में संक्रमण संपन्न करता है। इस प्रकार का संक्रमण LMCT संक्रमण कहलाता है। जरा इसके उदाहरण हम ले लेते हैं कि किन किन में इस तरह का संक्रमण पाया जाता है। जैसे आपका धातु आयन है, और धातु आयन में जैसे आपका टाइटेनियम हो गया, वेनेडियम हो गया, क्रोमियम हो गया, मैग्नीज हो गया। टाइटेनियम +4 में आपका D0 विन्यास रहेगा इसका, वेनेडियम +5 का भी D0 है, क्रोमियम +6 का भी D0 है, और Mn+7 का भी D0 विन्यास है। जब इनका D0 विन्यास है, इस स्थिति में इनके संकुल DD संक्रमण के अकॉर्डिंग तो जो है कलरलेस होना चाहिए, लेकिन इनके रंग है। और इन रंगों की व्याख्या किसके द्वारा की गई, अपने लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफ़र के द्वारा। देखो तो इसका टाइटेनियम +4 का जो है ये होता है आपका कलरलेस, और वेनेडियम +5 का येलो रंग, इसका नारंगी रंग, और एक गहरा बैंगनी रंग होता है इसका, है ना। ये जो है Mn+7 का जो है गहरा बैंगनी रंग होता है। तो इन चीज़ों की जो है व्याख्या आपको जो है चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा द्वारा संभव हो सकेगी। ठीक है, अब अगला जो है चार्ज ट्रांसफ़र में, ये तो हो गया अपना लिगेंड टू मेटल। अब अगला जो है वो है मेटल टू लिगेंड। अब यहाँ पर आपको एक याद हो गया, दूसरा याद करने की आवश्यकता नहीं। अब यहाँ मेटल के भरे हुए कक्षक होंगे और लिगेंड के रिक्त कक्षक होंगे, सेम कंडीशन उल्टी हो जाएगी। तो देखो यह संक्रमण D9 D10 विन्यासों युक्त संकुलों में प्रेक्षित होता है। जिनका विन्यास D9 है या D10 है, तो यहाँ पर धातु के जो कक्षक हैं वो पूर्ण रूप से भरे होंगे और लिगेंड के कक्षक अपने जो हैं रिक्त होंगे। देखें यहाँ पर हमने वही एनर्जी लेवल लिया है, इसे ग्राफिकल मेथड से समझ लो, छोटी छोटी बातें हैं, थ्योरेटिकल चैप्टर है। धातु आयन के भरे हुए कक्षक, अब ये आपका D9 भी हो सकता है, D10 भी हो सकता है। समझ में आती बात, यहाँ पर D9 हो या D10 हो, यहाँ पर वही ये जो इलेक्ट्रॉन है एनर्जी या फोटोन के रूप में या दृश्य प्रकाश की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन का यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होगा। ये रिक्त हैं आपके, ये लिगेंड के रिक्त डी कक्षक। इसका जो पहले वाला था उसका सेम ऑपोजिट हो गया है, हम इसे नोट कर लेते हैं
किसी संकुल में धातु के भरे हुए डी कक्षक तथा लिगेंड के रिक्त कक्षक के मध्य ऊर्जा अंतराल दृश्य क्षेत्र से संबंधित हो तो इलेक्ट्रॉन उपयुक्त फोटोन का अवशोषण कर लिगेंड के रिक्त कक्षकों में संक्रमण संपन्न करते हैं। इसे हम MLCT संक्रमण कहते हैं। उदाहरण के लिए हम यहाँ बात कर लेते हैं कॉपर +2, जिंक +2, मरकरी +2, कैडमियम +2 आदि के संकुलों में MLCT प्रकार के संक्रमण संपन्न होते हैं। तो बेटा ये बहुत महत्वपूर्ण दोनों पॉइंट हैं। इन पॉइंट्स को आप जो है समझकर याद करिएगा। अब इसके बाद जो आपका अगला टॉपिक है वो है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी द्वारा संकुलों की ज्यामिति में विकृति की व्याख्या। ठीक है, तो देखो CFT द्वारा हम क्रिस्टलों की जो है ज्यामिति की कैसे विवेचना कर सकते हैं। पहला पॉइंट है आपका CFT के अनुसार संक्रमण धातुएं सामान्यतः समन्वय संख्या 6 के लिए अष्टफल के संकुल बनाते हैं, क्योंकि अष्टफल के संकुल निर्माण में अधिक CFSE मुक्त होती है जो संकुल को अतिरिक्त स्थायित्व प्रदान करती है। आपसे पूछ लिया जाए कि अधिकतर जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं या संक्रमण धातुएं हैं वो अष्टफल के संकुल ही क्यों बनाती है, तो आपका आंसर होगा कि अष्टफल के संकुल इसलिए बनाती है क्योंकि अष्टफल के संकुल बनने के दौरान अधिक CFSE जो है मुक्त होती है, जिससे कॉम्प्लेक्स को अधिक स्थायित्व प्रदान होता है या अधिक स्थायित्व मिलता है। ठीक है, किंतु विशिष्ट परिस्थितियाँ देखो हमेशा परिस्थितियाँ नॉर्मल नहीं रहती है। कुछ विशेष परिस्थितियों में समन्वय संख्या 4 के लिए चतुष्फलकीय वो वर्ग समतलीय संकुलों का निर्माण भी संभव है। हम ये नहीं कह सकते कि सदैव ये अष्टफलकीय ही बनाएगी, लेकिन कुछ विषम परिस्थितियाँ होती है जिनमें ये जो है समन्वय संख्या 4 कोडिशन नंबर 4 के लिए चतुष्फलकीय वर्ग समतलीय संकुलों का निर्माण भी करती है। जैसे कि अष्टफलकीय व चतुष्फलकीय क्षेत्र में ऊर्जा अंतराल में अधिक अंतर न हो अथवा संकुल निर्माण में वृहत लिगेंड भाग ले तो चतुष्फलकीय संकुल का निर्माण संभव है, जबकि D8 विन्यास के धातु आयन प्रबल लिगेंड की उपस्थिति में सदैव वर्ग समतलीय संकुल का निर्माण करते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। D8 यदि आपका विन्यास है और प्रबल लिगेंड की उपस्थिति है तो सदैव आपका वर्ग समतलीय संकुल का निर्माण होगा। ये हुए आपके इस टॉपिक की बात। अब अगला जो टॉपिक है आपका वो है CFSE को प्रभावित करने वाले कारक, या हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, उसके बारे में चर्चा हम अगले लेक्चर में करेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक्स ऑल ऑफ यू।